ये चैप्टर बच्चों कंपटीशन की दृष्टि से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के लिए तो है ही, और बीएससी में भी ये चैप्टर बहुत डीप में पढ़ाया जाना है। तो इसका आज हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है क्या ये थर्मोडायनेमिक्स? दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन से हैं दो वर्ड? एक तो है थर्मो और एक है डायनामिक्स। डायनामिक का मतलब होता है मोशन, डायनामिक का मतलब मोशन, और थर्मो का मतलब हीट। यानी हमको टोटल हीट का मोशन पढ़ना है इस चैप्टर में। हीट का मोशन कहां से कहां होता है बहुत अच्छे से जानते हो, और इसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म है और कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले हम इस चैप्टर की वर्डिंग ही पढ़ लें। हमको अगर वर्ड्स टर्म्स समझ में आ गए, फिर चैप्टर में कुछ नहीं है, सब बहुत इजी इजी। वैसे तो आप कहते ना केमिस्ट्री बड़ी कठिन, कठिन नहीं है। सीक्वेंस, कॉन्सेप्ट, हर चीज को ढंग से समझा दिया जाए, कभी नहीं भूलोगे। अब थर्मोडायनेमिक का मीनिंग क्या भूल सकते हो? नहीं। मोशन ऑफ हीट। मोशन ऑफ हीट कहां से कहां होगा? एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, एक जगह से दूसरी जगह पे। अब कहते हो ना हीट है, हीट क्या है? हीट एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी के लिए आप कहते हो ना तो ये बनती है और ना ही ये नष्ट होती। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिर्फ इसको बदल सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक जगह से दूसरे जगह। यही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं, कौन कौन से टर्म इस चैप्टर में यूज होंगे उन टर्म्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कौन कौन से टर्म आएंगे हमको पढ़ना है। इसके टर्म, आप मान लीजिए ये जो क्यूब रखा हुआ है, ये क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब को हमने मान लिया ये एक दुनिया है, एक ब्रह्मांड है। ये क्यूब क्या है? एक ब्रह्मांड है। इस क्यूब को मैंने मान लिया ये यूनिवर्स है, ठीक है। और इस यूनिवर्स में ये जो बीकर रखा हुआ है, ये बीकर जो है ये मैं हूं, आई, ठीक है। ये बेटा कौन है? तुम्हारे आदि सर। आदि सर की ये बॉडी की सरफेस है। ये क्या है? सरफेस। किसकी? सरफेस ऑफ आदि सर। जब ये आदि सर है तो ये सरफेस भी आदि सर की सरफेस हो गई। ये यूनिवर्स जो है, इस यूनिवर्स में ये आदि सर बैठे हुए हैं। तो आदि सर यहां पे क्या हो गए? आदि सर इज अ सिस्टम। आदि सर इस यूनिवर्स के एक सिस्टम हो गए, एक ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे एमबीबीएस में जाते हैं ना तो पोस्टमार्टम वाले की बॉडी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया यहां पे, और ऑब्जेक्ट सिस्टम के जो आसपास जो कुछ भी है ये है सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है, इस सरफेस को कहा जाता है बाउंड्री। क्या कहा जाता है? बाउंड्री। सिस्टम को यूनिवर्स से सेपरेट करने वाली लेयर बाउंड्री कहलाती है। और जहां पे रिएक्शन हो रही है उसे सिस्टम कहते हैं, और वो सिस्टम जहां प्रेजेंट है उसके आसपास के प्लेस को सराउंडिंग कहा जाता है, उसे सराउंडिंग कहा जाता है। अब क्या क्या होगा? ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा?
सिस्टम कितने तरह का होगा? सराउंडिंग में तो टाइप्स नहीं है, लेकिन सिस्टम में टाइप है। जैसे ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स सबके लिए कॉमन है। सिस्टम में भी हो सकता हूं, सिस्टम एक गाय बैल भी हो सकता है, सिस्टम हाथी भी है, सिस्टम एक ट्रेन भी है। सिस्टम तो कई तरह के हैं, यूनिवर्स एक ही है। और हर सिस्टम की अपनी एक बाउंड्री है। बाउंड्री का सेंस समझिए। आप स्टेडियम जाओ, स्टेडियम में जहां क्रिकेट होता है, मैदान के चारों तरफ एक गोल गोल सर्किल खिंचा रहता है, कहते हैं बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन क्यों? उसके बाहर जो पवेलियन में बैठे हैं लोग, उनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई हो हल्ला मचा रहा है, लेकिन उस लाइन के अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट है हर प्लेयर के खड़े होने का। तो ये वो प्रॉपर अरेंजमेंट है अंदर, जिसमें रिएक्शन हो रही है, जिसमें गेम चल रहा है, वो सिस्टम है। और उस सिस्टम को बाहर के सराउंडिंग से अलग करने वाली जो लेयर है, दैट इज बाउंड्री। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 तरह के होते हैं हमारे सिस्टम। कौन कौन से? 3 डायग्राम दिख रहे हैं, तीनों डायग्राम ध्यान से देखिए। ये हमारी एक फ्लास्क है जिसमें पानी भरा हुआ है और ये पानी गर्म किया जा रहा है, ओपन फ्लास्क है। यहां पे जो फ्लास्क है इस पे कॉर्क लगा दिया गया, कॉर्क से ढकी हुई है, ये गर्म किए गए दोनों 5 मिनट, और इस फ्लास्क को एक वैक्यूम सिस्टम में रख दिया गया। ठीक है, ये क्लोज्ड है पूरी तरह से। अगर गर्म करने के बाद ये हटा ली जाए, 5 मिनट तक गर्म किया, कितनी देर? 5 मिनट। होगा क्या? यहां से हीट तो निकलेगी ही, यहां से हीट भी निकलेगी, और ये खुला है इसलिए यहां से स्टीम भी निकलेगी। स्टीम का मतलब इसमें से मैटर भी बाहर जाएगा। यहां पे मैटर बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सचेंज होगा? हीट। यहां पे नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो हीट एक्सचेंज एंड नो मैटर एक्सचेंज, ये भी बंद है, यानी कि नो मैटर एक्सचेंज। 3 सिस्टम हो गए। क्या क्या डिफरेंस है तीनों में? एक में हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। जहां दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल, घर में एक खुले भगोने में पानी को गर्म करो, गर्म करते जाओ। आपने देखा होगा खोया बनाते हैं तो दूध को ओपन कढ़ाई में ही उबालते रहते हैं, धीरे धीरे उसका अमाउंट घटता चला जाता है। ओपन सिस्टम, मैटर भी बाहर निकल रहा है, हीट भी जा रही है। अगर हम क्लोज सिस्टम में पकाते हैं तो यानी बंद करके पकाते हैं तो इसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। इसमें सिर्फ हीट, गर्म करके अगर रख दिया जाए तो केवल हीट, ठंडा गर्म हो जाएगा, लेकिन मैटर जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कुकर में खाना पका लो। थर्मो बॉटल्स आपके पास होती हैं जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। अब ये भी नहीं है, परफेक्ट आइसोलेटेड कोई है ही नहीं। उस बॉटल में भी एक लिमिट है, 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे तक गर्म रहेगा, उसके बाद ठंडा होने लगेगा। तो जहां पे कोई एक्सचेंज नहीं वो आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पे हो रहा है वो हीट का एक्सचेंज, वो क्लोज सिस्टम, जहां हीट और मैटर हो रहे हैं वो ओपन सिस्टम। तो बेटा अभी हमने सिस्टम किसको लिया था? आदि सर को। आदि सर किस तरह के सिस्टम है? ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है कि आइसोलेटेड सिस्टम है? ये आपको बताना है। आप अपने को भी आप मान सकते हो सिस्टम,
यहाँ पे मैंने आदि सर को सिस्टम माना है। सिस्टम के बाद हमको दो टर्म और पढ़ने हैं, स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल क्या है और स्टेट फंक्शन क्या है? जो स्टेट के साथ चेंज होता जाए, यानी जो क्वांटिटी, जो प्रॉपर्टीज स्टेट के अकॉर्डिंग चलती हैं, स्टेट पे डिपेंड करती हैं। और स्टेट कौन सी? इनिशियल और फाइनल। दीज आर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जो प्रॉपर्टी इन स्टेट्स पे डिपेंड करेंगी, दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। और जो इनसे इंडिपेंडेंट होंगी, स्टेट पे जिनकी डिपेंडेंसी नहीं है, दीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। यानी हम कह सकते हैं स्टेट वेरिएबल्स आर नॉट पाथ डिपेंडेंट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, आप चाहे जिधर से जाओ, ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेंगे। और स्टेट फंक्शन क्या है? जो पाथ पे डिपेंड करेंगे, स्टेट पे डिपेंड नहीं करेंगे। कुछ और वर्ड हैं इसमें जो भी हमको पढ़ने हैं, दैट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करेंगी। अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी वो एक्सटेंसिव होंगी। और जो अमाउंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट इंडिपेंडेंट, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास पे डिपेंडेंट है। इधर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई रिलेशन है मास से? एक छोटा बच्चा, उसका भी टेम्परेचर उतना ही होता है, आपका भी उतना ही है, आपसे बड़ा है उसका भी नॉर्मल उतना है। यानी ह्यूमन बॉडी अगर है, दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो जो प्रॉपर्टी अमाउंट से डिपेंडेंट है, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो नहीं डिपेंड करती हैं, उनको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, प्रोसेसेस। कई सारी प्रोसेस हैं। प्रोसेस होती क्या है? पाथ अलोंग विच स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज। किसी सिस्टम की जो स्टेट चेंज होती है एक पाथ के अलोंग, उसी को कहते हैं प्रोसेस। और इसमें आपको पढ़नी है पहली प्रोसेस आइसोथर्मल। नाम है आइसोथर्मल, इसका मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है सिमिलर, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, यानी कि ऐसी प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ऐसी प्रोसेस जहां डेल्टा टी 0 है, उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ एक फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला हमारा वर्क का है, वर्क के डेरिवेशन में आपको अच्छे से मिलेगा। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ देख लो, ये लिखा है W इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल टू nRT log बेस E V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये कहां से आया? वर्क डन इज इक्वल टू, आप पढ़ते हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है? फोर्स को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस वॉल्यूम हो गया ना, तो P डेल्टा V। अब इसका जो इंटीग्रेशन करते हैं तब जाके फाइनली हमको ये फार्मूला मिलता है, जिसका डेरिवेशन हमको आगे पढ़ना है। हमें यहाँ पे ये देखना था, आपने देखा भी था जब आपको बॉयल्स लॉ 5th चैप्टर में पढ़ाया था। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, P वर्सेज V ग्राफ आपका यही निकल के आया था।
हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं बहुत ढंग से। अगर आपने एक भी लेक्चर छोड़ दिया मतलब आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आनी ही है। आइसोथर्मल के बाद जो हमारी प्रोसेस है दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट। ये देखिए यहाँ पे वही फार्मूला आ गया, P डेल्टा V, वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस एरिया से हमको वर्क निकलेगा। और आइसोबेरिक का मतलब क्या हो गया, आइसो का मतलब अभी बताया था सिमिलर यानी सेम, और बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, इसलिए यूनिट ऑफ प्रेशर, इसलिए यहाँ पे ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा P इज इक्वल टू 0। चेंज इन प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये देखो प्रेशर की लाइन कांस्टेंट ली गई है, प्रेशर डज नॉट चेंज, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज दिखाया गया है, प्रेशर कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमको पढ़नी है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, कोरिक मतलब सेंटीमीटर क्यूब, आइसो का मतलब सिमिलर, यानी कि ऐसी प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब डेल्टा V 0। ये देखिए एक ही लाइन, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, प्रेशर में चेंज है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस। और एक पढ़नी है हमें एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी पढ़नी है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस जहां पे हीट चेंज 0 हो, जहां पे हीट चेंज 0 हो। अब यहां से आप इस ग्राफ पे किसी जगह जाएं, ये एक्सपेंशन हो रहा है, दिस इज एक्सपेंशन, एंड रिवर्स जाएं तो ये कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर घटने का मतलब एक्सपेंशन होना और प्रेशर बढ़ने का मतलब कंप्रेशन। आप किसी भी स्टेप पे P1 V1 T1 है ये, और ये आपके P2 V2 T2 है, P2 V2 T2। आप किसी भी स्टेप पे निकालेंगे तो जो डेल्टा Q है दिस इज 0। चेंज इन हीट नहीं होगा, हीट चेंज 0 होगा। हीट घट बढ़ सकती है लेकिन जब चेंज निकालेंगे तो चेंज नहीं आएगा। हीट कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट, दैट मींस नो हीट चेंज, तब हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, इसके बाद एक और टर्म आएगा, उन दोनों में आप कंफ्यूज होने वाले हो। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब यहां से चले और एक सर्किल कंप्लीट किया और प्रोसेस हो गई। जहां पे एक साइक्लिक रिएक्शन चलेगी, प्रोसेस एक साइक्लिक वे में कंप्लीट होगा, तो हम इसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और इसका एग्जाम्पल हमको पढ़ना है हेस लॉ। हेस लॉ जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस के तहत कंप्लीट होगा, उसमें एक साइकिल चलेगी, वहां पे साइकिल कंप्लीट होगी। आपने कई सारी साइक्लिक प्रोसेसेस पढ़ी हैं, आपने कई सारी साइक्लिक प्रोसेसेस ऑलरेडी पढ़ी हैं। कहां कहां पढ़ी? अगर लोअर क्लास में जाओ, 10th में जाओ तो वहां भी पढ़ी है। आप अगर बायोलॉजी की लैंग्वेज में जाएंगे तो रेस्पिरेशन की साइकिल है, फोटोसिंथेसिस की साइकिल है, डाइजेशन की अपनी एक साइकिल चलती है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल आपने पढ़ा है, ये सारे लोअर क्लासेस में पढ़े। उसी तरह से यहाँ भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल और साइक्लिक में डिफरेंस क्या है ये यहाँ पे हमको बताना है, इसलिए अगले स्टेप पे आ गए। रिवर्सिबल, हम A टू B गए और B टू A वापस आ गए।
साइक्लिक का मतलब भी देखने में यही लग रहा हो, लेकिन अब देखिए A टू B गए, B टू C गए, C टू B आए और B टू A आए, ये है रिवर्सिबल। A टू B गए, B टू C गए और C टू A आ गए, दिस इज साइक्लिक। ये साइक्लिक है और ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस किसी भी स्टेप से रिटर्न बैक हो सकती है, साइक्लिक सीक्वेंस में जाके ही आगे कंप्लीट करके आएगी। रिवर्सिबल किसी भी स्टेप से रिटर्न बैक हो सकती है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस जो होती है वो प्रॉपर एक सर्किल कंप्लीट करने पे ही कंप्लीट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं और यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में चलती है। A टू B गई या B टू C गई, C टू D गई, बस एक डायरेक्शन में चल रही है। दीज आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब हमको तीन टर्म बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। क्या है हीट, एनर्जी, हीट और वर्क, तीनों टर्म एक जैसे हैं। हीट क्या है, एनर्जी ही है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एक्सचेंज एनर्जी का होता है वही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट। अब हीट जो है हमारी, ये हमारा सिस्टम और इसके बाहर ये सराउंडिंग। अगर सिस्टम से हीट निकलेगी, अगर सिस्टम से हीट निकलेगी, हीट कहां जा रही है, तो फिर हीट निगेटिव। अगर सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होगी तो हीट पॉजिटिव। सिस्टम में हीट जाएगी, इसका मतलब है एंडोथर्मिक, इसका मतलब एंडोथर्मिक, और सिस्टम से हीट निकलेगी, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट निगेटिव लिखी जाती है और एंडोथर्मिक में हीट को पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। एनर्जी क्या है, हमारे शरीर में जो कार्य करने की क्षमता है उसी को एनर्जी कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड करती है। कैसे, आपने लिखा ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, मास पे डिपेंड कर रही है ना, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जब एनर्जी एक्सटेंसिव है तो फिर हीट भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और वर्क हमारा हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही आपको वहां पे भी मिला था। और फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेंसिटी, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। चेंज निकालेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट, अगर हम आइसोबेरिक प्रोसेस में निकालें तो प्रेशर तो बदलेगा नहीं, वॉल्यूम चेंज होगा। उस केस में फार्मूला क्या बन जाएगा, P डेल्टा V। अब ध्यान रखना, जैसे मैं हूं, आपके कहूं फिर से आ गए आदि सर, आदि सर अगर काम कर रहे हैं, बोझा लाते हैं, पेन भी चला रहे हैं, आदि सर अगर वर्क कर रहे हैं, यानी सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, तो वर्क जो है W जो है वो निगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। निगेटिव साइन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। और अगर आदि सर पे वर्क किया जा रहा है, मार मार के पढ़ाया जा रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब पॉजिटिव प्लस W। इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पे वर्क होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और जब सिस्टम वर्क करेगा तो निगेटिव।
इससे हमको हीट कब प्लस लेनी है, कब माइनस लेनी है, कब वर्क पॉजिटिव लेना है, कब वर्क निगेटिव लेना है, ये सब चीजें हमको यहां से क्लियर हो गई। इसके बाद लास्ट टॉपिक आज का पढ़ना है हमको इंटरनल एनर्जी। किसी सिस्टम के पास, किसी सिस्टम में, फिर आप बात वही आ गई, इंटरनल का मतलब जो उस सिस्टम में है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लैटिस एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, हर तरह की एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ जगह पे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वही डायग्राम, एनर्जी निकल रही है, निगेटिव साइन, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है पॉजिटिव साइन के साथ। ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग और ये लेयर आपकी बाउंड्री, ठीक है। और इस सिस्टम में एनर्जी का चेंज अगर देखना है, मतलब मैंने लेक्चर जब लेना स्टार्ट किया उस समय मेरी जो एनर्जी थी वो इनिशियल एनर्जी थी, और अब लेक्चर एंड पे फाइनल एनर्जी है। कुछ एनर्जी घट गई, कितनी घटी, जितना मैंने वर्क किया, जितना वर्क कर दिया उतनी एनर्जी हमारी खत्म। तो अब फाइनल एनर्जी क्या हो, एक चेंज इन एनर्जी कितनी आई, कितना वर्क किया, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे बाइक स्टार्ट करी मेरे पास, उसमें 10 लीटर पेट्रोल भरा है, हम 50 किलोमीटर चले गए, कुछ पेट्रोल बर्न हो गया क्योंकि बाइक ने वर्क किया, तो फाइनल कितना बचा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका एनर्जी चेंज आ जाएगा, ठीक है। इससे डेल्टा ई निकल के आएगा। अब कुछ लोग कह होंगे तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, इससे पता चलेगा ना वर्क डन बाय द सिस्टम है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो फिर एनर्जी घटेगी। सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी लॉस होगी, सिस्टम पे वर्क होगा एनर्जी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। अगले टर्न पे वर्क का डेरिवेशन, एंथैल्पी का डेरिवेशन, ये दो डेरिवेशन आपको सेकंड लेक्चर में मिलेंगे। इसको भी देखेंगे तभी आपको वो लेक्चर बेटर समझ आएंगे।